कभी कभी फटे को रफू करने के चक्कर में कपड़वा और फट जाता है। कुछ वैसा ही हाल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वक्फ संशोधन को लेकर मचे बवाल और पार्टी में शुरू हुई भगदड़ को शांत करने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए और सब चंगा सी बताने के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मगर दांव उल्टा पड़ गया। यूं समझिए कि और छीछालेदर हो गई। सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। जेडीयू के बड़े बड़े नेता मुंह नहीं खोल पाए। तमाम न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर लिखा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए जेडीयू के मुस्लिम नेता, यानी आए थे फैला हुआ समेटने और फैलाकर चले गए। अच्छा, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को 5 सुझाव दिए थे और मोदी सत्ता ने 5 सुझाव मान लिए। यानी इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने समर्थन यूं ही नहीं किया है, बल्कि अपनी बात मनवा कर समर्थन किया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो कौन सी बात है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब 5 बातें आपके सामने रखूंगा तो आप उन्हें सुनकर डिस्टर्ब हो जाइएगा कि यदि सच में नीतीश कुमार ने ये शर्तें केंद्र सरकार के सामने रखी थी तो ये किसे टोपी पहनाने की कोशिश या साजिश है। सच में गजब गजब के सुझावों की बात कही गई है, एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। उधर चिराग पासवान को भी मुसलमानों की नाराजगी का अंदाजा हो गया है, खूब नेतागिरी बतिया रहे हैं, इनको भी देखिएगा। शिवसेना वाले संजय राउत ने इस संशोधन को लेकर कुछ तगड़ा बयान दिया है। उधर बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि गैर मुसलमानों का भी वक्फ की संपत्ति पर बराबर का हक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं आप। 4 कदम आगे क्या 16 कदम आगे निकल गए हुजूर। और भी बहुत कुछ बोले हैं, उस पर भी बात करेंगे। सोनिया गांधी ने सरकार पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है, वो भी देखेंगे। और वीडियो के आखिर में संसद के भीतर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस संशोधन पर जो कुछ कहा है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। और ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं, अपनी आवाज को मजबूती दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। देश को अंधेरे में रखने के लिए गोदी मीडिया के पास सत्ता और सेठों का पूरा समर्थन है, हमारे पास सिर्फ आप हैं। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को, माफ करिएगा, रामराज्य के लोगों को अग्रिम बधाई दे दूं, लेकिन एक शर्त है कि मुंह मीठा कराना मत भूलिएगा आप लोग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ऐलान किया है कि अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश की गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ, नहीं सुन पाए क्या? फिर से सुन लीजिए। यूपी के सीएम के अनुसार अगले 3 साल में यूपी से गरीबी निपट जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पिछले 8 साल से राज्य में मुख्यमंत्री हैं, यदि 3 साल में पूरी तरह से गरीबी खत्म होने वाली है तो पिछले 8 साल में भी कुछ न कुछ तो खत्म ही होगी। 10-20%, 5%, 2%, 1%, उसका ही आंकड़ा रख देते तो कितना अच्छा होता। यदि मुख्यमंत्री उसकी बात करते तो और मजा आता। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन खाने वालों की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है। अब सवाल यह है कि जिस राज्य में 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, लाइन लगा लेते हैं, वो कौन सा जुगाड़ निकालेगा कि अगले 3 साल में वहां गरीबी खत्म हो जाएगी? समझ नहीं आ रहा ना। चलिए आज एक खेल खेलते हैं। अगले कुछ देर तक आप विचार करते रहिए कि कौन सा जुगाड़ हो सकता है। इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। अरे वो जुगाड़ एकदम से सटीक है। गरीबी क्या, दुनिया की कोई भी समस्या खत्म हो सकती है, और ये जुगाड़ सच में है, मजाक में मत लीजिएगा वरना UAPA लग जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे रफू करने के चक्कर में जेडीयू का कपड़ा और फट गया है। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं, जब से वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हुआ है, भाजपा के सहयोगी दलों के भीतर भगदड़ मची है। तमाम मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उसी डैमेज कंट्रोल को लेकर जेडीयू नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ताकि लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, हम है ना, हमने जो किया है सोच समझ के किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दांव उल्टे पड़ गया है। जेडीयू से अब तक 7 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, बहुतों ने नाराजगी जताई है। इस बीच पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हुए पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कई बड़े नेता यहां बोल तक नहीं पाए, यहां तक कि मीडिया वालों के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। यानी डैमेज कंट्रोल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर यह प्रयोग फेल हो गया। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने कहा कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार ने 5 सुझाव दिए थे, केंद्र सरकार ने सब मान लिया, एक भी नहीं छोड़ा। तब जाकर पार्टी ने इस पर अपना समर्थन दिया है। इनका यह भी दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। नीतीश के रहते अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हमारी पार्टी ने 5 सुझाव दिए थे और सारे सुझाव केंद्र सरकार ने मान लिए। अब सबसे पहले आप उन 5 सुझावों को सुन लीजिए और जरा हकीकत के
के दर्शन भी कर लीजिए। नीतीश कुमार ने पहला सुझाव दिया था कि जमीन राज्य का मामला है, इसलिए नए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रखें। दूसरा है कि नया कानून पूर्व प्रभावी न हो, यानी जब पास हुआ है, जब ये कानून बन रहा है तभी से लागू हो, पहले से लागू न हो। तीसरा सुझाव है कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उस पर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद दरगाह बनी हुई है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। चौथा सुझाव है कि वक्फ की संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। पांचवा सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए 6 महीने के लिए समय सीमा बढ़ा दी जाए। अब सबसे पहले सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार ने जो सुझाव दिया, क्या उन्होंने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से इस पर राय ली? लोकतांत्रिक देश में खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टी जिस कम्युनिटी के लिए कानून बन रहा है, यदि उस कम्युनिटी से आने वाले लोगों से सुझाव नहीं लेती, अपने ही नेताओं से सुझाव नहीं लेती है, तो फिर क्या उसे सेकुलर और डेमोक्रेटिक कहलाने का कोई अधिकार है? सवाल है कि यदि नीतीश कुमार ने अपने मुस्लिम नेताओं से राय शुमारी की थी, उनकी राय ली थी, चर्चा की थी, तो फिर उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज क्यों हैं? काहे रिजाइन कर कर भाग रहे हैं? क्या नीतीश कुमार उन सारे प्रावधानों से खुश हैं, संतुष्ट हैं जो केंद्र सरकार ने इस संशोधन में शामिल किए हैं? इनकी पार्टी ने इतना तो बता दिया कि हमने 5 सुझाव दिए थे, लेकिन जो संशोधन किया गया है क्या उस पर इनकी पार्टी राजी है? यदि राजी है तो फिर बात सही है, क्योंकि इन्हीं संशोधनों को लेकर तो मुस्लिम समाज नाराज है, यानी उनकी नाराजगी जायज है, सही है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो सुझाव दिए थे उन सुझाव में कितना दोहरापन है। अपने सुझाव में इन्होंने कहा कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है मगर उस पर कोई मस्जिद या दरगाह बनी हुई है तो उससे छेड़छाड़ न की जाए। अब जरा पिछले 11 सालों का भाजपा इतिहास याद करिए, निकाल कर देख लीजिए। देश भर में मस्जिद, दरगाह और मजारों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम हो रहा है। कोई भी नफरती चिंटू खड़े होकर किसी भी मस्जिद को अपना बताने लगता है, कहता है कि इसको खोदो, भीतर मंदिर निकलेगा। तो सवाल यह है कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की तो बात ही कहाँ है, यहाँ तो खुलेआम गुंडाई चल रही है। और जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, इसके बावजूद पूरा सिस्टम गुंडई पर उतर आया है, तो नीतीश कुमार ये कैसे मान गए कि उनके सुझावों को मानने के बाद भाजपाई सिस्टम मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं करेगा या नहीं होने देगा? और जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार वो नहीं देख पा रहे हैं? आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? इतने नासमझ तो नहीं है। जिन 5 सुझावों की बात इन्होंने की है उनमें से कोई भी ऐसा सुझाव नजर नहीं आता जो मुसलमानों की चिंताओं को प्रकट करता हो। यानी यूं कहिए कि ये सुझाव सिर्फ भुलवाने वाले नजर आते हैं, बरगलाने वाले नजर आते हैं। जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि हमारे सारे सुझाव मान लिए गए। वहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, एमएलसी गुलाम गौस, खालिद अनवर जैसे नेता भी मौजूद थे, जबकि उन्होंने पिछले दिनों वक्फ बिल का खुलकर विरोध किया था। यानी आज पूरी एकजुटता दिखाने की कोशिश थी, लेकिन खबरों के अनुसार इन्हें पीसी में कुछ बोलने ही नहीं दिया गया, या फिर इन्होंने खुद ही बोलना नहीं चाहा। कुल मिलाकर जिस छीछा-लेदर को समेटने की कवायद के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो छीछा-लेदर और बढ़ गई। अब तो चर्चा शुरू हो गई है कि जेडीयू के मुस्लिम नेता सवालों के जवाब दिए बिना ही, यानी सवाल सुनते ही भाग खड़े हुए फरार हो गए। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं। चिराग पासवान का समर्पण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में मैंने क्यों कहा कि चिराग पासवान नेतागिरी बतिया रहे हैं। जिन प्रावधानों को लेकर, जिन मुद्दों पर मुस्लिम समाज नाराज है, इन सवालों के जवाब नहीं है, लंबी चौड़ी बकैती खूब है। यानी जवाब देने की बजाय कह दिया कि वक्त जवाब देगा। अब वक्त का इंतजार करते रहिए। अब जरा बिहार के गवर्नर की बातों को सुन लीजिए। ये तो 4 कदम क्या 16 कदम आगे निकल गए। इनका कहना है कि वक्फ की संपत्ति पर गैर मुस्लिमों का भी हक है, बराबर का। पटना में वक्फ की कई संपत्तियां हैं मगर एक भी अनाथालय या अस्पताल नहीं खुला है। यानी बिहार के गवर्नर, जिन्हें हाल ही में मोदी सत्ता केरल से लेकर बिहार आई है, उनका यह कहना है कि वक्फ की संपत्तियों में गैर मुसलमानों को भी बराबरी का हक है। अब ये मत पूछिएगा कि दान करने वालों ने तो कुछ और समझकर दान किया, किसी विशेष समाज के भले के लिए दान किया, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए दान किया। इस हिसाब से तो दूसरे धर्मों के, साफ साफ कहें तो मंदिर, मठ या फिर गुरुद्वारे, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी संपत्तियों पर भी सबका बराबर का हक हो जाएगा क्या आरिफ खान साहब मुसलमानों को बाकियों की संपत्तियों में हक दिलवाएंगे? क्योंकि मोदी साहब के बड़ी करीबी बताए जाते हैं। इनका कहना है कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं, इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए, इसलिए इसमें सबका बराबर का हक है। आगे कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब मैं यूपी में मंत्री था तब वक्फ विभाग मेरे पास था। हर समय मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिनकी संपत्ति के मामले चल रहे थे। इनका कहना यह भी है कि उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है। ये वक्फ संशोधन विधेयक इसी दिशा में एक अच्छा
अच्छा कदम है। अच्छा, आप दर्शक ये भी सवाल मत करिएगा कि राज्य का गवर्नर कब से इस तरह के मामलों पर बयानबाजी करने लगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले 10-11 सालों में किसी भी पद की कोई गरिमा पुरानी वाली नहीं रह गई। व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, और जब अदालतों में बैठे जज राजनीतिक टिप्पणियां करने लगे हैं, नेताओं की तारीफ करने लगे हैं, यहां तक कि नफरती बयानबाजी भी करने लगे हैं, तो सोचिए कि सिस्टम किन लोगों के और कैसे कैसे लोगों के हाथ में है। पटना में पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती पर समारोह था, मगर राज्यपाल ने बीजेपी का काम कर दिया। वैसे भी साल 2019 से लेकर 2025 तक केरल के राज्यपाल रहे और अब बिहार में हैं। और आप तो जानबे करते हैं, केंद्रीय सत्ता जो कि खुलेआम मुसलमानों का विरोध करती है, वो यदि किसी को राज्यपाल बना रही है और सालों से लगातार बना रही है, तो आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पिछले सालों में उन्होंने कहा था कि जो भारत में पैदा हुआ है, भारत का खाता है, पीता है, यहाँ की नदियों का पानी पीता है, यहाँ जीता है, वो खुद को हिंदू कहने का हकदार हो जाता है। आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को कथित रूप से इस बिल पर समर्थन के बाद जान से मारने की धमकी मिल रही है। इनका कहना है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, लोग मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी धमका रहे हैं। इनका दावा है कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है जी, मुसलमान टेंशन न लो, विपक्ष गुमराह कर रहा है, उनकी बातों में मत आना। आगे इन्होंने यह भी दावा किया है कि मुसलमानों को आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग होगा। मगर इन्होंने भी साफ साफ नहीं बताया कि कैसे। क्या वैसे ही जैसे नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ था, बेरोजगारी खत्म हो गई थी, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो गया, किसानों की आय दोगुनी हो गई, महंगाई कम हो गई, डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। बाकी हमने बार बार कहा है कि आप खाली बीजेपी नेताओं की बकैती सुनते जाइए, रिजल्ट की उम्मीद मत करिए और सवाल मत करिए। अच्छा, बीजेपी नेताओं की बकैती की बात याद आ गई तो यूपी के मुख्यमंत्री के दावे की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल में यूपी में गरीबी खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे, तो सिंपल सा उपाय है, गरीबी का नाम बदल देंगे। जैसे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कहने से, वैसे ही उत्तर प्रदेश में गरीबी खत्म कर दी जाएगी, गरीबों को भावी अमीर कह दिया जाएगा। सिंपल है ना, कितना बढ़िया जुगाड़ है। अच्छा, इसके लिए मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यूपी के सीएम को बोल सकते हैं। उधर वक्फ मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत कह रहे हैं कि अमित मियां शाह और नरेंद्र मियां मोदी ये असली जनाब है। लोकसभा का भाषण इनका पढ़ लीजिए। गरीब मुसलमानों की बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इतनी चिंता नहीं की होगी उस वक्त जब पाकिस्तान बनने जा रहा था, जितनी चिंता ये लोग कर रहे हैं। बाप रे बाप, हम ही मुसलमानों की मसीहा हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की रूह कब्र से उठकर ऐसा लगता है कि मोदी शाह के जिस्म में घुस गई, तभी तो इतनी वकालत हो रही है मुसलमानों की। वैसे ये बात तो सच है कि वक्फ बिल के समर्थन में और मुसलमानों के जितने हितैषी भाजपा के सांसद सदन में बन रहे थे, उसे सुनकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई कि जो पार्टी जिनके नेता दिन रात मुसलमानों को गरियाते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं, वो अचानक से मुसलमानों की खैर ख्वाह बनने लगे। एकदम ऐसे लग रहा था कि कहीं अपना किडनी गुर्दा निकाल के वक्फ न कर